नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ अब मैदान में सिर्फ योद्धाओं को उतरना बाकी है। एनडीए ने सीट शेयरिंग कर ली है, सारे फॉर्मूले तय कर लिए। सीटों के बंटवारे के बाद अब उम्मीदवारों के नाम के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और कुछ नाम घोषित भी होने वाले हैं, क्योंकि पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया नामांकन की शुरू हो जाएगी। आज से वो शुरू हो रही है। अब सिर्फ इसमें पेच फंसा हुआ है कि कुछ उम्मीदवारों को बदला जा रहा है और बदलने की वजह क्या है, मैं इस पर आपसे बात करना चाहता हूं। क्यों उन्हें पार्टियां बदलना चाहती है, एनडीए के सहयोगी दल उन उम्मीदवारों पर क्यों नहीं इस बार भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो मैं इस पर विश्लेषण करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और आप भी इसे समझिए, गौर कीजिए कि इसकी वजह वाकई जीत हार है या फिर उस उम्मीदवार के परफॉर्मेंस का 5 सालों का है। उसका आकलन करके नेतृत्व ने बदलाव की कोशिश की है। सबसे पहले हम राजधानी पटना की बात करेंगे। राजधानी पटना में 2 क्षेत्र हैं। परिसीमन के बाद 2 क्षेत्र बने और एक पाटलिपुत्र, जहां से सांसद राम कृपाल यादव, जो कभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हुआ करते थे भाजपा में और भाजपा के सांसद पिछले 2 टर्म से हैं, इस बार भी उनके उम्मीदवारी को लेकर कहीं कोई शक सुबह नहीं है। उनका नाम तय है और वो घोषणा होना बाकी है। लेकिन दूसरी जो सीट है पटना साहिब की, वहां से जाने माने नेता और प्रख्यात अधिवक्ता और पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद सांसद हैं। वहां से कभी बिहारी बाबू हुआ करते थे, अब रविशंकर प्रसाद हैं और रविशंकर प्रसाद के नाम पर कहीं नेतृत्व जोर लगाने से बचना चाहता है। आखिर वजह क्या है इसकी? इसकी दूसरी और मोटी वजह दिख रही है कि आर के सिन्हा, जो राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी के एक बड़े नेता स्टॉलवर्ट हैं, उनके पुत्र ऋतुराज सिन्हा, उनका नाम भी है। और वो चूंकि कायस्थ बहुल सीट है, वहां कायस्थों का वोट काफी मायने रखता है। 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे उसके अंदर आते हैं जहां कायस्थ बहुसंख्यक है, उनका वोट महत्वपूर्ण है और रविशंकर प्रसाद के लिए वो मायने रखता था, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए भी मायने रखता था और आज ऋतुराज सिन्हा के लिए भी मायने इसीलिए रखता है। लेकिन ऋतुराज सिन्हा के साथ एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो एक कैपिटलिस्ट है। एसआईएस जैसा संगठन वो चलाते हैं और जो पर्दे के पीछे है वो पार्टी का और फिर बहुतायत जो पार्टी के खर्चे हैं उसका भी निर्वहन आर के सिन्हा और ऋतुराज सिन्हा के द्वारा किया जाता है। जब फंडिंग वो करेगा तो निश्चित रूप से एक चीज अपने लिए चाहेगा भी, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि ऋतुराज सिन्हा के नाम पर कहीं फैसला हो जाए। रविशंकर प्रसाद या तो कहीं राज्यसभा में भेजे जाए या फिर वो पार्टी के संगठन में समायोजित किए जाए। लेकिन देखना होगा, अभी पाटलिपुत्रा और पटना साहिब में चुनाव आखिरी दौर में 7वें चरण में 1 जून को है। दूसरा क्षेत्र अश्विनी चौबे का है। वो भागलपुर के मूल निवासी हैं लेकिन बक्सर से चुनाव लड़े थे। बक्सर से चुनाव लड़ने की वजह थी, वो ब्राह्मण बहुल सीट हुआ करती है और वहां ब्राह्मण बहुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मण इस सीमा में हैं वहां के मतदाता कि वो जीत हार के लिए निर्णायक हुआ करते हैं। इसलिए उन्हें अश्विनी चौबे को केंद्र में मंत्री बनाया गया। उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की टीम में कमांडिंग जो अगला सवर्ण जाति ब्राह्मणों की है, उसके एक जाने माने नेता के रूप में इन्हें आगे रखा गया और नरेंद्र मोदी के चहेते, नरेंद्र मोदी के गुड बुक में है, इसलिए भी उनके टिकट पर कहीं किसी और की दावेदारी नहीं चल पाई है, वरना उनको भी बदलने की गुंजाइश थी और ये कहा जा रहा था कि उनका टिकट इस बार नहीं कटेगा। लेकिन मेरी जानकारी ये बता रही है कि अश्विनी चौबे इस बार फिर 2024 के चुनाव में अपने
भाग्य आजमाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हो रहे हैं। तीसरी सीट जो महत्वपूर्ण है वो मोतिहारी की है। मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण, यहां से राधा मोहन सिंह यहां से सांसद हैं और राधा मोहन सिंह मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उनके नाम पर संशय था, और वजह क्या थी? वजह यह है, प्रमोद कुमार जिसके नाम की अनुशंसा उन्होंने खुद की थी कि मैं चुनाव अगर नहीं लड़ता हूं तो प्रमोद कुमार को लड़ा दिया जाए। प्रमोद कुमार उनका वरदहस्त है राधा मोहन सिंह का, और वो अपने प्रभाव क्षेत्र में उनको आगे बढ़ा करके ही अपने औरा को कायम रखना चाहते हैं, इसलिए वहां से गुंजाइश बन सकती है, लेकिन अभी वो तय नहीं हो पाया है। अगर राधा मोहन सिंह ने मन बना लिया कि हम लड़ेंगे तो वो निश्चित रूप से लड़ेंगे, बाकी उनके नहीं तो फिर प्रमोद कुमार की उम्मीदवारी वहां से तय हो जाएगी। इधर जनता दल यू में भी 2-3 उम्मीदवारों के अदला बदली की बात हो रही है, वो उनके नाम पर संशय है। उसमें एक सीट है सीवान की, जहां से कविता सिंह, बाहुबली अजय सिंह की पत्नी सांसद हुआ करती थी, और वो सुर्खियों में तब आई थी जब अजय सिंह ने शहाबुद्दीन के आतंक को मिटाने के लिए कविता सिंह से, आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि पितृपक्ष में जब पितरों का महीना होता है, जब पितृ तर्पण होता है, जब पिंडदान और तर्पण का महीना वो कहा जाता है पखवाड़ा, उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होता, न गृह प्रवेश, न शादियां, न मुंडन, न यज्ञोपवीत, कुछ भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में अजय सिंह ने कविता सिंह से शादी की थी, सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव के मापदंडों के अनुसार बाहुबली होने के नाते चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते थे। उनकी पत्नी यानी उनका ही एक नुमाइंदा के रूप में चुनाव मैदान में उतरती हैं, इसलिए उन्होंने शादी की थी। अब वो कविता सिंह इस बार सांसद नहीं बन पाएंगी, इसलिए कि जनता दल यू ने वहां से उम्मीदवार बदलने की सोची है, और वोटों का समीकरण वहां देखते हुए राम सेवक सिंह या रमेश कुशवाहा में से किसी एक के नाम पर अंतिम निर्णय किया जा सकता है। दूसरा किशनगंज की सीट है, यहां मुस्लिम बहुल, यहां 70% मुस्लिम आबादी मानी जाती है। मुस्लिम आबादी के बीच में वहां सबसे ये महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए कहा जाता है, बिहार का बोटल ऑफ द नेक कहा जाता है, इसलिए कि देश की सबसे ज्यादा बहुसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र वहां हिंदू यानी सनातन धर्मी वहां अल्पसंख्यक है, 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में सिमटे हुए हैं। उस सीट पर पिछले बार जदयू को हरा करके, किशनगंज सीट की बात हो रही है, वहां से जदयू के प्रत्याशी को हरा करके कांग्रेस ने विजय पताका लहराई थी। मेरे ख्याल में इसरारुल हक जीते थे, और इस बार वहां से जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी मुनाजिर आलम को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। पूर्णिया में भी संतोष कुशवाहा बनेंगे, और इस तरह से सीटों के अदला बदली की तैयारी सिर्फ इसलिए हो रही है कि चुनाव में सिक्का जमा सके, और बाजी जो पलटने का दौर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के तरफ से की जा रही है वो निर्मूल हो जाए, वो बिल्कुल हवा हो जाए, और 40 के 40 सीटों पर इनका डंका बज सके, मोदी मैजिक काम कर सके, इसलिए खरा उतरने की कोशिश के तहत ये अभियान चल रहा है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अब चुनाव की रणबेरी बज चुकी है, प्रत्याशियों का नामांकन होना बाकी है, इसलिए मुझे लगता है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ क्रमवार इनके नामों की घोषणा की जाएगी। और हाँ, लगे हाथों जो उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं उनको भी उतारने की तैयारी में राजद और महागठबंधन जिस तरह से देरी कर रहा है, शायद उसी तरह से सांप सीढ़ी का खेल खेलने की तैयारी है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे कैसे सब सामने आ पाते हैं और रणभूमि किस तरह से सज पाती है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे
बार-बार निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर उचित लगे हमारी बातचीत तो हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दीजिए। फिर मिलते हैं किस चुनावी विषय पर आपसे बात करते रहेंगे। नमस्कार।